नमस्कार दोस्तों, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी और आज नए साल के अवसर पर हम लोग चालू करने जा रहे हैं पूरी की पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सीरीज। इसमें हम लोग पूरी तरह से सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कंप्लीट नहीं करेंगे, पूरा राजनीति विज्ञान जो आपके लिए यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ के साथ पीजीटी, टीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या फिर कह लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विदेश नीति को हम अलग से पढ़ेंगे। हालांकि इंटरनेशनल रिलेशन में फॉरेन पॉलिसी को अलग नहीं रखा जाता, वो उसी के तहत ही मानी जाती है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये किस किस चीज़ के लिए उपयोगी होगा। तो ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसके लिए उपयोगी ना हो। जैसे कि नेट का हो गया आपका, ठीक है, नेट का हो गया, टीजीटी का, टीजीटी तो नहीं, पीजीटी कहेंगे, टीजीटी में तो इंटरनेशनल रिलेशन है ही नहीं, और जीआईसी का हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, और जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन टारगेट हमारा हायर एजुकेशन, नेट, पीजीटी, टीजीटी और जीआईसी के लिए है। देखिए, अब इसको चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसको हम लोग परीक्षा के हिसाब से पढ़ेंगे। जो परीक्षा में महत्वपूर्ण होता है उन सारी चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे, चर्चा सारी चीजों की हालांकि करेंगे। तो शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सिद्धांत अगर आप देखें तो सिलेबस में सबसे पहले आपको यही मिलता है। तो ये काफी बड़ा चैप्टर है और इसको थोड़ा सा बारीकी से पढ़ना आवश्यक है, नहीं तो आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो उतने बढ़िया से आपको समझ में नहीं आएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो हम ये पाते हैं कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दो प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला है यथार्थवादी सिद्धांत और दूसरा है आदर्शवादी सिद्धांत। ऐसा नहीं कि मात्र यही दो सिद्धांत है, और भी सिद्धांत हैं, जैसे कि व्यवस्था सिद्धांत हो गया, संचार का सिद्धांत हो गया, निर्णय निर्माण का सिद्धांत हो गया, और गेम थियरी, गणित से जो लिया गया है बहुत फेमस सिद्धांत है, खेल सिद्धांत। लेकिन एक चीज है कि इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, यथार्थवादी और आदर्शवादी सिद्धांतों को ही माना जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर तरीकों को, कॉन्सेप्ट को, जितनी भी चीजें हैं उसको छूने का प्रयास करते हैं और उसको ठीक से एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इस क्रम में एक एक चीजों को हम लोग देखेंगे। हम लोग पहले यथार्थवादी सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत और फिर अन्य सिद्धांतों को भी देखेंगे। क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है तो आपको ये लेक्चर 2 या 3 पार्ट में मिलेगा। तो यथार्थवादी सिद्धांत की अगर हम बात करें तो यथार्थवादी सिद्धांत की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसको शक्ति और संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में ये व्याख्या करता है। यानी कि बोलता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पूरी तरह से शक्ति और संघर्ष पर निर्भर करती है। जो राष्ट्र जितना ज्यादा शक्तिशाली है और जो संघर्ष को विजयी करने में सक्षम है, ठीक है, तो वही राष्ट्र जो है सभी तरह से अच्छे संबंधों को बना पाएगा और उसी का वर्चस्व भी रहेगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। इसका नाम ही है यथार्थ, यानी कि रियल चीजों को ये सोचता है, फालतू की बोलता है कि बातें हम नहीं करते कि शांति हो, सार्वभौमिक नैतिकता हो, नहीं। अगर आपके पास पावर है तो सब कुछ है, और ये बात कहीं ना कहीं आप देखेंगे आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो साबित होती है। जैसे यूएसए को देख लीजिए, चाइना, रसिया, ये कुछ ऐसे देश हैं जो अपनी चीजों को करने में सक्षम होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते होते हैं वो इतनी ज्यादा इन पर दबाव नहीं बना पाते। इसी का अगर हम बात करें, हालांकि ये शुरू से ऐसा नहीं था, ये बहुत आधुनिक सिद्धांत है, हालांकि इसकी जड़ें बहुत प्राचीन समय में हैं। तो इसका विकास अगर हम देखें तो कैसा हुआ, इसका विकास आदर्शवादी सिद्धांत की प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। पहले हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ये तो द्वितीय विश्व युद्ध आदर्शवादी सिद्धांत की प्रतिक्रिया स्वरूप आया, लेकिन एक चीज आप देखें कि इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत प्राचीन समय से ही मिलती है यथार्थवादी सिद्धांत की। जैसे अगर आप देखें कि ये जो सोफिस्ट थे, ठीक है, उस समय प्लेटो के टाइम से आप देखें तो थ्यूसिडाइड्स नाम ने, इन्होंने एक रचना की थी, नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने लिखा था द पेलोपोनियस वार 5 BC में। उसमें इन्होंने इस तरह की बातें की थी, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि 16वीं शताब्दी में मैकियावेली ने भी द प्रिंस लिखी थी। प्रिंस की बातें आपको अच्छे से याद होंगी अगर आपने विचारकों को ठीक से पढ़ा होगा। तो कहीं ना कहीं मैकियावेली भी इस तरह की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद की बातें करती हैं, कल्पनाओं की बातें नहीं करते। वो सारी शक्ति और सब कुछ राजा को ही देते हैं, संघर्ष और युद्ध को ही प्राथमिकता देते हैं। और इसी तरह की बातें आप देखेंगे 17वीं शताब्दी में तो हॉब्स ने भी अपने प्रमुख ग्रंथ लेवियाथन में भी की है। उस समय इनके इस ग्रंथ का काफी विरोध भी हुआ था, आपको पता है, लेकिन इस तरह की बातें, यथार्थवादी बातों पर इन्होंने ज्यादा जोर दिया था।
आगे चले तो आपको पता है कि भारतीय विचारक बहुत प्रमुख विचारक है जिनको चाणक्य भी कहते हैं। इनकी प्रमुख कृति कौटिल्य की अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में भी हमने इनके पर राष्ट्रों के साथ कैसे संबंध होने चाहिए, कौन सा देश किसके साथ कौन सा संबंध रखेगा, कौन सा मित्र होगा, कौन सा अरि होगा यानी शत्रु होगा, शत्रु का शत्रु मित्र होगा, इस तरह से इनके कॉन्सेप्ट को भी देखा था। और इन्होंने भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो कौटिल्य ने भी शक्ति और संघर्ष को और कूटनीति में इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा महत्व दिया था। आगे देखें तो इसमें अगर आप देखेंगे कि इन सब जो विचारक थे, सभी विचारकों ने राष्ट्र और विश्व राजनीति में किसको महत्व दिया, शक्ति और संघर्ष को महत्व दिया। युद्ध को इनके विभिन्न अंग के रूप में चित्रित किया, यानी कि पावर पॉलिटिक्स की बात इन्होंने की। ये चीज याद रखिएगा, सारा क्रक्स याद रखिएगा, सारी चीजें पेपर में आ सकती है, आती भी हैं। अब यहां पे अगर हम बात करें, ये तो हो गई प्राचीन समय की बातें, लेकिन आधुनिक समय में सीधा सा पूछ लिया जाता है कि भैया कौन से विचारक किससे संबंधित हैं ना। तो 20वीं सदी में इस विचारधारा को जीवंत करने का या नए रूप से वैज्ञानिक रूप से प्रतिपादित करने का जो श्रेय जाता है वो इन लोगों को जाता है। E.H. कार, J.H. स्पाइकमैन, राइनाल्ड नीबर, हांस जे मार्गेंथाउ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे हम इनके सिद्धांत भी पढ़ेंगे, 6 सिद्धांत। जॉर्ज कैनन और केनेथ वोल्टाज, ठीक है, केनेथ वोल्टाज ने ये सारे सिद्धांत दिए। तो इन नामों को याद रखिएगा, पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि कौन कौन यथार्थवादी विचारधारा से संबंधित है या अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद का समर्थन करते हैं। अब यहां पे अगर आप देखें तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सबसे बड़ी बात यह आती है कि इन चिंतकों ने इसको आधुनिक समय में स्थापित किया और इन्होंने देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति को इतना महत्व क्यों दिया, क्योंकि इनका मानना था कि जो व्यवस्था है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में वो कैसी है, अराजकतापूर्ण है। अराजकतापूर्ण का क्या तात्पर्य होता है, देखिए अगर हम राष्ट्र के किसी देश के संदर्भ में बोले कि अराजकता यानी कि वहां पे कोई शासन नहीं है, कोई शासन व्यवस्था नहीं है, जिस कोई नियम कानून नहीं है, वो होती है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अगर हम बोले तो इसका तात्पर्य होता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन देशों के ऊपर कोई संस्था नहीं है या कोई ऐसा नियम नहीं है जो उनको कंट्रोल कर सके, यानी कि उन देशों को कंट्रोल करने के लिए कोई नियम, कोई संस्था, कोई कानून नहीं है। और जहां तक संप्रभुता को हमने पढ़ा था, तो जब संप्रभुता जैसे चीजों का बोलबाला था तो वहां पे आप देखेंगे कि कोई भी राष्ट्र, संप्रभुता का तात्पर्य होता है कि अपने आप का स्वयं प्रभु, किसी के दबाव में काम नहीं करता। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तो दबाव आएगा ही ना अगर इस तरह की संस्थाओं का हम निर्माण करेंगे। तो ये वहां से भी प्रेरित थी, इसलिए जो है इन्होंने अराजक विश्व की जो है कल्पना की और राष्ट्र हित को ही प्रमुखता दी, शक्ति और संघर्ष को ही महत्व दिया। ठीक है, अब इनकी कुछ मान्यताओं को देख लेते हैं। इनकी जो यथार्थवादियों की प्रमुख मान्यताएं हैं क्या है, अब तो समझ में आई गई होंगी। इन्होंने सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया, राष्ट्र को दिया। 2 राष्ट्र लिखा है यहाँ पे, राष्ट्र को दिया। एक मतलब प्रधान और एकमात्र अभिकर्ता इन्होंने किसको माना, राष्ट्र को ही माना, यानी कि बोले कि देश ही हमारा, राष्ट्र ही हमारा सर्वप्रधान है। और यहां पे इन्होंने वही बात बोली कि इसकी संरचना कैसी है राष्ट्र की, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की, कि बोलते हैं कि अराजकतावादी है। और इस अराजकतावादी व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है राष्ट्र की सुरक्षा, और राष्ट्र हित ही सबसे प्रमुख है। और ये जिसके पास शक्ति और क्षमता होगी वही अपना राष्ट्र हित और सुरक्षा कर पाएगा और उसी के आधार पर संबंधों का निर्धारण होगा। तो ये बात भी तो आज के परिप्रेक्ष्य में भी पूर्णतः सत्य प्रतीत होती है कि शक्ति और क्षमता का होना आवश्यक है। मार्गेंथो ने इस संबंध में 6 नियम दिए। इनकी किताब काफी फेमस है और कई बार पेपर में पूछी गई है। किताब का नाम याद रखिएगा, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर वार एंड पीस। देखिए नाम में भी है वार एंड पीस, पॉलिटिक्स अमंग द नेशन। बहुत बार पूछी गई है ये किताब परीक्षाओं में। तो इन्होंने जो 6 सिद्धांत दिए वो कुछ इस प्रकार है, इनके क्रक्स हैं, बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपने समझ लिया कि कहना क्या चाहते हैं, वहां पे आपका काम बनता दिखेगा। एक्चुअली प्रॉब्लम होती कहां है, प्रॉब्लम जैसे बुक्स के नेम है, ठीक है, कौन से पर्टिकुलर स्पेसिफिक विचार किसने दे दिए हैं, कौन से राइटर ने कौन सी किताब लिखी है, सॉरी, ये सारी चीजें आपको याद रखना होगा। देखिए अब यहां पे देखें तो शक्ति और संघर्ष की जो जड़ें कहां पे है, मानव स्वभाव में। अब ये क्या है मानव स्वभाव का तात्पर्य, जैसे आपने विचारकों को पढ़ा होगा तो हॉब्स, लॉक, रूसो को पढ़ा होगा। अब हॉब्स भी बोलते हैं कि मानव स्वभाव बुरा है, लॉक बोलते हैं मानव स्वभाव अच्छा है, और उसी के आधार पे पूरा सिद्धांत निर्मित करते हैं। जैसे लॉक बोलते हैं मानव स्वभाव अच्छा है, अच्छा होने का तात्पर्य है कि वो बोलते हैं कि राज्य में लोकतंत्र होना चाहिए, लोगों को राइट मिलने चाहिए, राज्य की शक्ति सीमित होनी चाहिए ना। तो ये मान के चलते हैं कि उस पर ज्यादा कंट्रोल नहीं लगाना चाहिए, सीमित शासन की बात करते हैं, क्योंकि बोलते हैं मानव मूलतः स्वभाव है अच्छा है, सारी कुछ बढ़िया, बस थोड़ी सी अव्यवस्था है, उसको मेंटेन करने की जरूरत है।
तो इसी आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बोलते हैं कि भैया मानव स्वभाव ही निहित है, इसलिए यहाँ पे अराजकता है। तो जाहिर सी बात बोलते हैं कि मानव स्वभाव, अब आपको समझना होगा कि हॉब्स हो गए, मैकियावेली हो गए, मानव स्वभाव की कैसी बात करते हैं। हॉब्स की बात तो आपको याद होगा कि भाई बोलते हैं कि एक बार जो पितृ की हत्या बोल सकता है, लेकिन पिता के द्वारा जो धन होता है या उसका नुकसान जो होता है उसको नहीं भूला जा सकता। तो कहीं ना कहीं मानव स्वभाव को जो है इंगित करते हुए बोलते हैं। तो बोलते हैं कि जो अराजकता फैली है ना, उसके पीछे मानव स्वभाव ही मूल से है। कैसे कि जैसे आप समाज को देखेंगे, सामाजिक स्तर पर मानव स्वभाव का प्रभाव पड़ता है, वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ता है। और इन सब परिस्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, राष्ट्रहित ही प्रमुख है इस अराजकतापूर्ण विश्व में। और सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि जो राष्ट्रहित है वो सदैव कैसा है, परिवर्तनशील है, यानी कि बदलता रहता है। और ये एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, मैंने कई बार क्लास में भी बताया है अपने लाइव, कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई भी जो है परमानेंट फ्रेंड या मित्र या शत्रु नहीं होता, यानी कि स्थायी मित्र और शत्रु नहीं होता। मित्र और शत्रु अपने हितों के हिसाब से परिवर्तित होते रहते हैं। अगर आप देखें कि जैसे वियतनाम, आपने हॉलीवुड की मूवीज देखी होंगी, तो वियतनाम का जो युद्ध था, आपने सुना होगा कि कौन से युद्ध में थे भैया, हम वियतनाम के वॉर में थे। वियतनाम में देखेंगे तो उस समय यूएसए का एंटी हुआ करता था, लेकिन आज जो चाइना के साथ उसके जो भौगोलिक समीकरण बन रहे हैं और चाइना सी वार और ये सारी जो चाइना का प्रभुत्व बढ़ा जा रहा है उस तरफ, साउथ ईस्ट कह सकते हैं रीजन में, जो पैसिफिक रीजन है उसके बारे में भी हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। वहां पे देखें तो आज उसके जो वियतनाम है उसका हित कहीं ना कहीं यूएसए के नजदीक जा रहा है और यूएसए के साथ संबंध अच्छे हो रहे हैं, लेकिन चाइना के साथ खराब हो रहे हैं। तो इस चीजों को आप लेके समझ सकते हैं। एक समय था, आप देखेंगे कि जब हमारे संबंध यूएसए के साथ ना अच्छे होकर रसिया के साथ अच्छे थे। हालांकि आज भी हमारे रूस के साथ संबंध अच्छे हैं, लेकिन यूएसए के साथ भी संबंध अच्छे हैं। तो आप देखेंगे कि हित प्रमुख होते हैं। क्यों हित प्रमुख होते हैं? क्योंकि भाई अपने देश में 130 करोड़ जनसंख्या है। अगर हम दयानिधि वाला भाव रखें तो हम अपने 130 करोड़ की सुरक्षा की गारंटी कैसे लेंगे? आप मान के चलिए जिससे सिक्योरिटी काउंसिल की सीट चाइना को दे दी गई, लेकिन आज खामियाजा भुगतना पड़ रहा है ना। तो आप व्यवहारिक रूप से आप चीजों को ध्यान दीजिए ताकि लोगों का हित हो। आपकी एक गलती से जो है किसी का नुकसान हो, युद्ध छिड़ जाए, आपकी अर्थव्यवस्था ढह जाए, तो आप कैसे करेंगे? तो इसलिए जो है ये राष्ट्रहित सदैव परिवर्तनशील रहता है और इसका भी महत्व है। आगे इसी में चौथा पॉइंट है कि बोलते हैं भैया जो सार्वभौमिक नैतिकता की बात आप लोग करते हो ना, कि अच्छी अच्छी बातें करना चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए, दान देना चाहिए। सार्वभौमिक नैतिकता जो है ये नियम यहां लागू नहीं होते। क्यों नहीं लागू नहीं होते? क्योंकि नैतिकता को नियम लागू करने वाली कोई संस्था ही नहीं है, अराजकता है वहां पे। और बोलते हैं कि ये जो राज्य की नैतिकता है, राज्य की भी कुछ अपनी नैतिकता होती है ना, वो बोलते हैं यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है? विवेक। बोलते हैं विवेक को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए और उसी को प्राथमिकता देनी चाहिए। और विवेक यही बोलता है कि अपना राष्ट्रहित सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी में नैतिकता से संबंधित एक बात ये भी आती है कि देखो, हर राष्ट्र की नैतिक आकांक्षाएं होती हैं। आकांक्षा का मतलब जैसे आप मान के चलिए, आपने कानून बनाया अपने देश में कि कोई अगर किसी के यहाँ चोरी करता है तो उसको दंड दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आधार कानून और नैतिकता से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो लेकिन बोलते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये चीजें लागू नहीं होती। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रहित ही प्रमुख हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो है एक प्रकार से कहें तो संघर्षों और युद्ध की राजनीति है। मार्गेंथाउ इसका भी समर्थन करते हैं, इन्हीं का स्टेटमेंट है। छठा पॉइंट है कि राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता। अगर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आप अपने राष्ट्रहित को प्रमुखता और शक्ति के साथ नहीं रखेंगे तो अपनी स्वायत्तता नहीं बना पाएंगे। ठीक है, कोई इसीलिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किसी संस्था की या किसी कानून की बात ये लोग नहीं करते। लेकिन होता क्या है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा तुलनात्मक राजनीति में, तो 1960 और 70 के दशक में जो है यथार्थवाद बहुत लोकप्रिय हो गया। देखिए, ये यथार्थवाद की बात अगर हम कहें, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये यथार्थवाद एक समय तो बहुत लोकप्रिय हुआ, और क्योंकि उस समय की परिस्थितियां भी ऐसी थी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर आप देखें, लेकिन बात यहां पे आती है कि उसके बाद आप देखें कि आगे चल के हमने पढ़ा था क्या? व्यवहारवाद। कंफ्यूज मत होइएगा, यथार्थवाद व्यवहारवाद एक जैसे लगते लेकिन अलग है। व्यवहारवाद में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी और दो विश्व युद्ध के बाद राजनीति में बहुत बड़ा और व्यापक परिवर्तन किया गया था। तो उसके बाद जो है इसकी कॉन्सेप्ट में जो चीजें थी वो बदलने लगी। और उसके बाद आप देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन क्या था भाई? एक यूनियन था जहां पे सारे देश यूरोप के जो भी इसके सदस्य हैं
सब सदस्य तो नहीं है। तो जो भी सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं अपने ईगो को, अपनी संप्रभुता को, सब बहुत सी चीजों को दरकिनार करते हुए, संप्रभुता यानी पूर्ण रूप से संप्रभुता नहीं, लेकिन बहुत सी चीजों में समझौता करते हुए, एक दूसरे की बातों को मानते हुए, एक कानून को लाते हुए एक साथ एक संघ के रूप में आए और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को महत्व दिया। और शीत युद्ध की जो है समाप्ति वगैरह भी क्रम में ये सारी चीजें आगे महत्वपूर्ण रही है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि यथार्थवाद मूलतः शक्ति को महत्व देता है, लेकिन इसका प्रभाव व्यवहारवाद के आने के बाद थोड़ा सा कम होने लगा। अगर लेकिन एक बात और भी आती है कि 20वीं शताब्दी में फिर से इसको बढ़ावा मिला, और 20वीं शताब्दी में जब इसको बढ़ावा मिला या फिर नए विचार का प्रतिपादन हुआ तो उसी को नव यथार्थवाद कहा जाता है। नव यथार्थवाद यथार्थवाद का विरोध नहीं करता, बस एक नई बात बोलता है। और इसके जो व्यवस्थित प्रतिपादक है नव यथार्थवाद के, वो है केनेथ वोल्टेज। केनेथ वोल्टेज जी का बोलना है इनकी किताब में, इनकी किताब का नाम भी महत्वपूर्ण है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसमें ये बोलते हैं कि देखो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो संघर्ष और युद्ध की स्थिति व्याप्त है उसके पीछे अराजकता है। देखिए, अभी तक जो अराजकता हम लोग सामान्य चीजों से पढ़ रहे थे, लेकिन उसमें मानव स्वभाव हो गया, राष्ट्रहित प्रमुखता के साथ शक्ति और संघर्ष और क्षमता की बात आ रही थी। लेकिन प्रमुख रूप से अराजकतापूर्ण व्यवस्था के पीछे जो सिद्धांत इन्होंने दिया वो केनेथ वोल्टेज का है और नव यथार्थवाद के साथ जुड़ा है। बोलते हैं किसी केंद्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है, ठीक है, उसका अभाव है, जिस कारण से आप देखेंगे कि यहाँ पे ये स्थिति बनी हुई है अनिश्चितता की, युद्ध और संघर्ष की। आलोचना इनकी की जाती है, इनकी आलोचना खासकर जो है आदर्शवादी ही करते हैं। आदर्शवाद वो वाला आदर्श मत समझिएगा जो अपने विचारकों में पढ़ा था। ये आदर्शवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था का आदर्शवाद है। देखिए, हालांकि संबंध कुछ उसी से है, लेकिन थोड़ा सा अलग है ये। देखिए, आलोचना में देखें तो इन्होंने शांति, सहयोग और नैतिकता की विचारों की पूर्णता उपेक्षा कर दी और बोला कि भाई युद्ध और संघर्ष को ही हमेशा बढ़ावा दिया। मानव स्वभाव को बोला कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो अराजकता है, जो संघर्ष है, ठीक है, उसके पीछे क्या है, मानव स्वभाव। तो बोलते हैं कि बहुत ही निराशाजनक इन्होंने प्रस्तुतिकरण किया है मानव स्वभाव की। एक नेगेटिव पक्ष है उसको प्रस्तुत किया, बाकी सारा आयाम ये भूल गए। और बहुलतावादी खासकर इसका बोलते हैं कि भाई देखो, ये लोग बोलते हैं कि राज्य ही महत्वपूर्ण है और एक प्रमुख अभिकर्ता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। बहुलवादी बोलते हैं कि भाई ये बात गलत है, बहुलवादी सारी चीजों को महत्व देते हैं। आपने संप्रभुता पढ़ा होगा, संप्रभुता में बहुलवादी संप्रभुता पढ़ा होगा, बहुलवादी सिद्धांत पढ़ा होगा। वो लोग राज्य के अलावा अन्य समूहों और समुदायों की बात करते हैं, अन्य तत्वों और संगठनों को महत्व देते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। बोलते हैं राज्य प्रमुख है लेकिन अन्य का भी महत्व है। तो सेम चीज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी लागू होती है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे यहां पे देखें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमने यथार्थवाद पढ़ लिया। अब आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो है हमारा आदर्शवाद। आदर्शवाद अगर देखा जाए तो आदर्शवादी जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो उदारवाद से प्रभावित है। अगर उदारवाद शब्द कहते ही बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आती हैं। उदारवाद की बात की जाए तो उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो कहीं ना कहीं सीमित और संवैधानिक शासन की बात करती है, ठीक है, बाजारीकरण की बात करती है, आर्थिक समर्थन की बात करती है, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की बात करती है, लोकतांत्रिक शासन की बात करती है। इन सारी चीजों का महत्व होता है और ये ऐसी विचारधारा से संबंध रखती है जो एक प्रकार से विश्व समाज, ठीक है, विश्व राज्य की कल्पना करती है। तो अब इसके बारे में देखेंगे। इसका विकास जैसे हमने देखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यथार्थवाद का पूर्ण रूप से आधुनिक समय में विकास हुआ था। इसका विकास होता है प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप, क्योंकि युद्ध वगैरह होता है, फिर ये लगता है कि सारी चीजें ठीक नहीं है, इसको सुधारा जाना चाहिए, इसके पीछे क्या कारण था। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये क्या करते हैं कि मानव स्वभाव के हिसाब से बोलते हैं मानव स्वभाव कैसा है, सकारात्मक है और आशावादी है। यानी कि मानव स्वभाव का ये सकारात्मक पक्ष जो है प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, यानी कि मानव स्वभाव को अच्छा मानते हैं, वो विपरीत मानते थे। तो यहाँ पे देखेंगे यथार्थवादियों से पूर्णता जो है अलग विचार ये लोग रखते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें तो जैसे युद्ध और शक्ति की बात हुई कि भाई युद्ध तो हो ही रहे हैं, संघर्ष भी हो रहे हैं, तो बोलते हैं कि भाई देखो ऐसा है ना कि जो शक्ति और युद्ध की बात करते हो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये है जरूर, लेकिन बोलते हैं कि ये एक अस्थायी तत्व है, ठीक है, स्थायी तत्व नहीं है। और युद्ध शक्ति राजनीति जो एक पावर पॉलिटिक्स होती है, शक्ति राजनीति का मतलब यहाँ पे पावर पॉलिटिक्स है। बोलते हैं कि इससे मुक्त विश्व की कल्पना करनी चाहिए और इससे मुक्त विश्व हो भी सकता है। दरअसल यहाँ पे जो लालच वाला वातावरण चारों तरफ है वो चारों तरफ के वातावरण से प्रभावित होकर लालच लोग कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में मूल में जो है लालच मानव के स्वभाव में नहीं है। मानव स्वभाव मूलतः अच्छा है। अगर प्राचीन समय में भी देखें क्या इस तरह के विचार उपलब्ध थे, इस तरह के विचार थे, तो प्राचीन समय में आप देखेंगे कि प्लेटो,
थॉमस एक्विनास, कांट, ठीक है, इमैनुअल कांट, लॉक, रूसो, इन सब के विचारों में देखें तो नैतिकता का विचार मिलता है। नैतिकता का, न्याय का, तर्क, सहयोग का, शांति आधारित इन सारी चीजों का यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने विश्व की कल्पना की है। न्यायपूर्ण, तर्कपूर्ण, शांति आधारित विश्व की कल्पना की है। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अगर आप देखें तो कहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात इन्होंने नहीं की, लेकिन इनके विचारों में ये मूल रूप से ये सारी चीजें मिलती हैं। नैतिकता, न्याय, और नैतिकता की बात हो और प्लेटो का नाम न लिया जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ये चीज महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन इन सब में जो 14वीं शताब्दी में जो सबसे महत्वपूर्ण विचार रहा आधुनिक समय में, वो इटालवी कवि थे दांते। दांते का नाम बहुत फेमस है, आपने सुना होगा, बहुत सी मूवीज वगैरह में भी इनका नाम मिलेगा। इन्फर्नो एक बहुत फेमस मूवी थी, वहां पे भी इनके जो है विचारों को रखा गया था। खैर, तो इन्होंने सार्वभौमिक नैतिकता की बात की थी, ठीक है। और आधुनिक समय में भी अगर आप देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के जनक माने जाते हैं, बहुत फेमस हैं, डच न्यायविद है ह्यूगो ग्रोशियस। ह्यूगो ग्रोशियस ने भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो है इन्होंने एक प्रकार से आदर्शवाद का समर्थन किया, ठीक है। तो ये दो नाम मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ, जैसे दांते हो गए, ह्यूगो ग्रोशियस हो गए, प्लेटो, थॉमस एक्विनास, कांट, लॉक, रूसो, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं पेपर के दृष्टिकोण से, और किसने कैसा जो है समर्थन किया। आगे चलते हैं तो एक बहुत प्रसिद्ध विचारक है कंडरसेट। इनकी बात करें तो आधुनिक समय में इन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से आदर्शवाद का विचार रखा, और इस कारण से इनको प्रथम चिंतक माना जाता है आधुनिक समय का। इनकी किताब है जहां पर इन्होंने अपने विचार दिए। इनकी किताब का नाम है स्केच फॉर हिस्टोरिकल पिक्चर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द ह्यूमन माइंड, ठीक है। इस किताब में इन्होंने क्या किया कि नैतिकता, विवेक, ज्ञान, विज्ञान पर मानव समाज की प्रगति का रास्ता खोजने का प्रयास किया। बोले युद्ध और शक्ति और संघर्ष से कुछ नहीं होता, मानव को अपना जीवन अच्छा बनाना है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग और शांति को लाना है, तो नैतिकता होनी चाहिए, विवेक, ज्ञान, विज्ञान के माध्यम से ही हम अपनी प्रगति कर सकते हैं और साथ में आ सकते हैं। तो आइए कुछ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवाद की कुछ प्रमुख विशेषताओं को देख लेते हैं। इनकी विशेषताएं, सबसे पहले यह है कि जैसा हमने समझा कि मानव स्वभाव को कैसा बोलते हैं, ये अच्छा बोलते हैं। ये बेसिक चीजें हैं, परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे तो इसको, इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। आगे बोलते हैं कि देखो, बुरे व्यवहार का प्रदर्शन चारों ओर के वातावरण का परिणाम है। मूलतः जो है बुरा व्यवहार मानव नहीं करना चाहता। बोलता है युद्ध जो है, अगर युद्ध की बात करें तो आदर्शवाद क्या बोलता है युद्ध के बारे में? बोलता है आदर्शवाद युद्ध के बारे में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बोलता है कि एक समस्या है, ये कोई निदान नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि युद्ध के माध्यम से आप देशों को जीत ले, अपना वर्चस्व बढ़ाए, संघर्ष निरंतर होता रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संघर्ष की राजनीति। बोलते नहीं, ये एक समस्या है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे घृणित या फिर कह सकते हैं सबसे बुरा लक्षण या बुरा चेहरा है, ठीक है। ये इसको इतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। वास्तविकता में शांति, सौहार्द, प्रेम और सहयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल लक्षण है। इसी प्रकार से वुड्रो विल्सन का भी नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। वुड्रो विल्सन की बात करें तो इन्होंने भी आदर्शवादी राजनीति में सार्वभौमिकता को बढ़ावा देने की बात की, लेकिन इनका मानना था कि सार्वभौमिक नैतिकता बढ़ेगी तब जब लोकतंत्र का प्रसार होगा, यानी कि बोलते हैं जो शासन का सिस्टम है वो इस परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बोलते हैं लोकतंत्र का जो है यहाँ पे होना आवश्यक है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही आदर्शवाद, सार्वभौमिक नैतिकता, इन सारी चीजों को बढ़ावा मिल सकता है। तो कौन बोल रहा है? ये वुड्रो विल्सन बोल रहे हैं, ठीक है। ये चीजें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो आदर्शवादी सिद्धांत को, जैसा कि हमने पहले शुरू में ही देखा था कि हम लोग उदारवादी सिद्धांत भी कहते हैं, ये थोड़ा सा अलग परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे चीजों को हम लोग बता रहे हैं। अब उदारवादी सिद्धांत किसको महत्व देते हैं? हमने देखा स्वतंत्रता, सीमित संवैधानिक शासन, बाजारवादी व्यवस्था को। ये यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको आगे पढ़ते समय ये याद रहे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो इन उदारवादी सिद्धांत को हम लोग इस 3 तरीके से पढ़ सकते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। पहला है आपका समाज शास्त्रीय उदारवाद, ये दूसरा है गणतांत्रिक उदारवाद, तीसरा है संस्थात्मक उदारवाद। सरल है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चीजें बहुत आराम से हो जाएंगी। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। ये वाला यहाँ पे देखिए, ये समाज शास्त्रीय उदारवाद। समाज शास्त्रीय उदारवाद की अगर हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बोलते हैं कि समाज शास्त्रीय उदारवाद को ये एक प्रकार से परराष्ट्रीय संबंध पे आधारित है। बात सही है, परराष्ट्रीय, यहाँ पे पार लिखा है लेकिन परराष्ट्रीय, पर मतलब दूसरे राष्ट्रों के संबंध पर आधारित है। तो यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कीजिए, एक ही बात होती है। पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बोला जाता था, लेकिन आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध बोला जाता है।
अब ये बोलते हैं कि भैया जो परराष्ट्रीय संबंध है ये किस पे, विभिन्न देशों के लोगों और समूहों और संगठनों से निर्मित होता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आदर्शवाद हम लोग पढ़ रहे हैं तो शक्ति को महत्व न देके समूह संगठनों को महत्व दिया जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात बोलते हैं कि राज्य को पूर्णता उपेक्षित नहीं किया जा सकता। हालांकि बोलते हैं कि देखो यहाँ पे ये चीज भी महत्वपूर्ण है, बोलते हैं कि लोग, समूह, संगठन, इनके संबंध महत्वपूर्ण होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, आवागमन होता है, व्यापार होता है, ये सारी बातें हैं। लेकिन ये समाजशास्त्री उदारवाद है तो यहाँ पे समाज पे ज्यादा फोकस किया गया है। बोलते हैं हाँ ये बात सही है कि आप राज्य को उपेक्षित नहीं कर सकते, राज्य बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, लेकिन अन्य सिर्फ राज्य ही एक कारक है ऐसा नहीं मान सकते, ठीक है। इसीलिए ये अन्य तत्वों को, अन्य संगठनों को, अन्य चीजों को महत्व देते हैं, अन्य कारकों को, अभिकारकों को। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बहुलवाद की भी संज्ञा दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुलवाद की संज्ञा दी जाती है इस सिद्धांत को, ठीक है। और समुदाय के संबंधों, क्योंकि बहुलवाद है तो आप लोग को ये पता ही है कि समुदाय के संबंधों को बहुत ज्यादा महत्व ये देगा ही। बहुलवाद का मतलब बहुत से तत्वों को, एक तत्व को नहीं। और इसमें समुदाय ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आते हैं, फिर आर्थिक समुदाय, राजनीतिक समुदाय, धार्मिक समुदाय, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि व्यापारिक समुदाय, इस तरह से बहुत से समुदाय हो जाते हैं जिनका महत्व होता है। इसी में एक विचारक आते हैं कार्ल ड्यूस। कार्ल ड्यूस का क्या मानना है, इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वो परीक्षक दृष्टिकोण से मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, चीजें बता दे रहा हूँ। इनका मानना था कि भाई देखो, परराष्ट्रीय जो संबंध होता है, ठीक है, इससे विश्व शांति का निर्माण तो हो सकता है, लेकिन इसमें विश्व शांति के निर्माण के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो संरचनाओं की बात हो रही थी अभी, यथार्थवादी में बोले थे कि संरचना कैसी, अराजकतावादी, उसके स्थान पर सूचनाओं को महत्व दिया जाना चाहिए। यानी कि संचार के अध्ययन पे, भाई सूचनाएं कैसे आएंगी, कम्युनिकेशन के माध्यम से जाएंगी, संचार के माध्यम से जाएंगी, तो संचार के अध्ययन को ये ज्यादा महत्व देते हैं कार्ल ड्यूस। बस इतना याद रखना है, कार्ल ड्यूस आदर्शवादी विचारक है। इन्होंने विश्व शांति के निर्माण में जो है परराष्ट्रीय संबंधों को महत्व दिया है, और ये जो है संचार को और सूचनाओं को महत्व देते हैं, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। संघर्ष, वैसे किताब में पढ़ने जाएंगे बहुत चीज मिलेगा, लेकिन क्रक्स यही है और इन्हीं में से आपका पूरा पेपर बनता हुआ मिलेगा। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, और इस प्रैक्टिस में सारी चीजों को डिटेल से देखेंगे। और एक चीज मैं बता दूं कि ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, बस आपका समर्थन चाहिए, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि ज्यादा कमेंट, ज्यादा लाइक से ये आगे जाती है और मोटिवेशन मिलेगा, तभी बनाने का मतलब है। अगर कोई देखेगा ही नहीं तो क्या मतलब निकलेगा। आगे चलते हैं इसमें। तो संघर्षों का समाधान बिना बल के प्रयोग के भी हो सकता है, यानी कि सूचनाओं और संचार से मतलब बातचीत से भी हो सकता है, ठीक है। बड़ी बड़ी समस्याओं को बातचीत के माध्यम से हल किया जा सकता है, संघर्ष और युद्ध की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे इन सब माध्यम से अगर देखा जाए तो एकीकरण संभव है, और सुरक्षा समुदाय का निर्माण होता है, यानी कि समुदाय की सुरक्षा को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, और वो महत्वपूर्ण है। और एकीकरण के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से, संचार, इंफॉर्मेशन के माध्यम से वो संभव है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दो प्रकार के, कार्ल ड्यूस के हिसाब से दो प्रकार के सुरक्षा हो सकती है। एक तो समुच्चय के माध्यम से आप सुरक्षा कर सकते हैं, या फिर बहुलवादी सुरक्षा कर सकते हैं। समुच्चय का तात्पर्य क्या है, एक संघ बना लिया जाए, जैसे कि यूएसए को पता है आप लोग, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। बहुत से राज्यों ने मिलकर एक खुद को अपना एक देश के रूप में घोषित किया, और सारी व्यवस्था एक केंद्रीय सत्ता के हाथ में सौंप दी, जिसके माध्यम से सारे मामले देखे जाते हैं। वहां पे राज्यों को भी बहुत ज्यादा स्वायत्तता है। तो एक समुच्चय बनाकर बहुत से राज्य मिलकर एक राज्य बन गए, ये भी ठीक है। बहुलवादी सुरक्षा समुदाय को अगर देखें तो ईयू का एग्जांपल ले सकते हैं, यूरोपियन यूनियन का। भाई इन्होंने पूरी तरह से शक्तियां नहीं सौंपी, लेकिन यह है कि बहुत सी चीजों में समझौता कर लिया है। करेंसी को लेकर सिंचेन वीजा जो बनता है, जो यूरोप घूमने जाते हैं वो एक ही वीजे में पूरा यूरोप घूम सकते हैं, जो यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। करेंसी आप देख सकते हैं, यूरो चलता है, स्पेस सैटेलाइट मिशन और बहुत सी ऐसी चीजें हैं। और यहाँ पे जो राजनीतिक सत्ता, तो एक प्रकार से नहीं कह सकते कि पूरी एक ही राजनीतिक सत्ता है, लेकिन हाँ आवागमन और अन्य चीजें जो हैं। तो इस प्रकार से भी पूरे यूरोपियन यूनियन की जो सुरक्षा समुदाय है, एक समुदाय बना के रहते हैं या फिर समुच्चय बना के। तो इन सब जो ये सब कैसे संभव है, कम्युनिकेशन के माध्यम से, एकीकरण के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से भी सुरक्षा हो सकती है। ये चीज समझ में आ रही है। इसी में अगला नाम है जॉन बोल्टन का। जॉन बोल्टन बोलते हैं कि देखो परराष्ट्रीय संबंध, देखो एक तो हो गया कि सुरक्षा और समुदाय के माध्यम से, ये आगे बोलते हैं भैया इन्होंने किसको महत्व दिया, ये बोलते हैं कि एक राज्य में अनेक समुदाय होते हैं, ठीक है। आर्थिक, धार्मिक, श्रमिक, इस तरह से बहुत से समुदाय होते हैं, और सबके बीच में आपस में कुछ ना कुछ संबंध होता है, उनको महत्व दिया जाना चाहिए। देखिए हर विचारक की कुछ खास बात है। जैसे यहाँ पे कार्ल ड्यूस सूचनाओं, संरचनाओं को महत्व देते हैं,
सूचनाओं और संचार को महत्व देते हैं, संरचना को नहीं। ठीक है, जॉन बर्टन जो है आपसी संबंधों को महत्व देते हैं। किस आधार पर? विभिन्न समुदायों के संबंधों को महत्व देते हैं। जॉन बर्टन की किताब है द वर्ल्ड सोसाइटी। कौन सी किताब है? द वर्ल्ड सोसाइटी। इसमें इन्होंने विश्व समाज की कल्पना की है और आपसी संबंधों को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इसी में आगे आते हैं जेम्स रोजेनाउ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इनका मानना है कि जो विश्व की परंपरागत व्यवस्था, इन्होंने दो मूलतः मान्यताएं दी, आगे हम देखेंगे। एक तो इन्होंने वैसे जो व्यवस्था, मान्यता क्या दी, इन्होंने डिस्क्राइब करने का प्रयास किया, मान्यता किसी और ने दी, भी देखते हैं। एक इन्होंने बोला कि जो परंपरागत राजनीति है वो बिलियर्ड बॉल के मॉडल पर आधारित थी, और जो वर्तमान राजनीति है वो कॉबवेब यानी कि जाला, ठीक है, जैसे मकड़ी का जाला नहीं होता, ऐसे ऐसे से घुमावदार घुमा एक दूसरे से बंधा हुआ होता है, ठीक है, उसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये बोलते हैं कि आधुनिक राजनीति कॉबवेब मॉडल पर आधारित है। अब यहां पे समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मूल सिद्धांत तो अर्नोल्ड वोल्फर ने दिया था, ये यहां पे मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं, देखिए दिख नहीं रहा है ठीक से, इन्होंने दिया था। लेकिन इसकी जो मेन मान्यताकार है अंतरराष्ट्रीय राजनीति, वो कोबेडन व कार्लड्यूस ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ तो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे बिलियर्ड बॉल मॉडल का क्या मतलब? देखिए यहाँ पे चित्र बनाया गया है, इसका तात्पर्य एक एक बॉल है बिलियर्ड बॉल। जैसे आपको पता होगा एक व्हाइट बॉल होती है, व्हाइट तो इसमें बनेगा नहीं, बैकग्राउंड ही व्हाइट लिया हमने, उसी से हिट किया जाता है, बाकी बॉलें यहाँ पे होती हैं। तो एक बॉल का मतलब है कि आपस में वो बॉल, हर बॉल स्वतंत्र होती है। ठीक है, यानी कि कोई किसी से बंधा नहीं होता है, धक्का दे दो उधर जाती रहेगी, जिसके पास ज्यादा पावर होगी दूसरे को धक्का देगी। तो बोलते हैं कि परंपरागत राजनीति ऐसे ही थी, स्वतंत्र थी, राष्ट्रीय हित को ही महत्व देती थी। लेकिन आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था कॉबवेब मॉडल पे है, यानी मकड़ी के जाले के समान है, एक दूसरे से संबंधित है। एक देश पे असर पड़ेगा, युद्ध होगा तो दूसरे पे भी फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर रसिया का और इस सब का युद्ध होता है तो उसके बाद सऊदी अरेबिया में मान लीजिए कुछ होता है, तो तेल और जो अन्य कारक है, आर्थिक कारक, उनका भी प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ने लगता है। 2008 की मंदी सभी को पता होगी, अगर नहीं पता होगी तो उस समय जो रिसेशन आया था वो कहीं ना कहीं लेमन ब्रदर्स जो थे, उनकी कंपनी और बैंक डूबने से पूरे विश्व पे प्रभाव पड़ा था। तो आजकल सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अगला हम लोग सिद्धांत पढ़ते हैं आदर्शवाद में, गणतांत्रिक उदारवाद। ठीक है, गणतांत्रिक उदारवाद, इसके जो प्रमुख मान्यताकार है उनको कह सकते हैं कांट के विचारों में था। कांट ने बोला था कि लोकतंत्र राज्य आपस में युद्ध नहीं करते। ठीक है, इसका विचार ही है गणतांत्रिक लोकतांत्रिक, बोलते हैं आपस में ये लोग युद्ध नहीं करते। और आधुनिक समय में ये जो विचार प्रतिपादित किया, ये तो कांट ने पहले किया था, आधुनिक समय में इसको माइकल डोल, नाम याद रखिएगा, माइकल डोल संबंधित हैं। ये बस जो हाईलाइटेड है इनको भी याद रखेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, माइकल डोल का नाम याद रखेंगे। तो समकालीन विश्व में इन्होंने इसको पुनर्जीवित किया, गणतांत्रिक उदारवाद का सिद्धांत जो आदर्शवाद से संबंधित है। इनका क्या मानना है भाई? लोकतांत्रिक राज्य आपस में संघर्ष का जो है शांतिपूर्ण समाधान ढूंढते हैं, युद्ध नहीं करते। लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया। क्या बोला? लोकतांत्रिक शांति। कौन है? माइकल डोल है। ठीक है, और जो लोकतंत्र के माध्यम से शांति होती है, उसको शांतिवादी संघ की उपमा किसने दी? कांट ने। थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए था इसको, लेकिन ठीक है, देर से याद आया, लेकिन ठीक है। तो अब ये चीज याद रखिएगा, शांतिवादी संघ किसने विचार दिए? तो ये कांट ने दिया। अब क्योंकि उदारवाद है, ठीक है, गणतांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था, तो इसमें इन्होंने सबसे ज्यादा महत्व आर्थिक सहयोग को दिया। ठीक है, इनका मानना है कि आर्थिक सहयोग से शांति में वृद्धि होती है, आपस में सहयोग बढ़ता है। और 1980-90 के दशक में पश्चिमी यूरोप में आर्थिक सहयोग में भी तीव्र विकास हुआ और चीजों को जो है जुड़ते हुए, सहयोग होते हुए देखा भी गया। इसी में विचारक आते हैं आगे, इसी में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग गणतांत्रिक व्यवस्था में। एक बात इसमें आती है सबसे बड़ी कि रॉबर्ट कोहेन का नाम आता है। ठीक है, रॉबर्ट कोहेन की बात करें और जोसेफ नाउ, ये लोग बोलते हैं जैसे कि देखिए अभी हमने क्या देखा कि गणतांत्रिक व्यवस्था में युद्ध नहीं होता, आपस में सहयोग रहता है और आर्थिक लेन देन के माध्यम से सहयोग बढ़ता रहता है, सुरक्षा की बात रहती है। इसी में इस टर्म को क्या बोला गया? जब आर्थिक रूप से विभिन्न रूप से, आर्थिक हो गया, सामूहिक हो गया, विभिन्न रूप से एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो उसको अंतर्निर्भरता बोलता गया और जटिल अंतर्निर्भरता उसको बोला गया। ठीक है, लेकिन यहां पे आप देखेंगे जटिल अंतर्निर्भरता है, थोड़ा सा यहाँ पे जो गलत लिखा है इसको करेक्ट कर लीजिएगा, जटिल अंतर्निर्भरता बोला गया। तो रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाउ ने इसको जटिल अंतर्निर्भरता के रूप में व्यक्त किया। इस आपसी सहयोग,
एक सहयोग के बाद दूसरा। इनकी प्रमुख किताब है पावर एंड इंटर इंडिपेंडेंस, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो उन्होंने दो भागों में बोला भाई एक हाई पॉलिटिक्स होती है, एक लो पॉलिटिक्स होती है, ठीक है। किसने बोला है, नाम महत्वपूर्ण है, ठीक है, कोहेन और नाई ने। एक हाई पॉलिटिक्स होती है, एक लो पॉलिटिक्स होती है। तो बोलते हैं कि जो समकालीन विश्व में है वो हाई पॉलिटिक्स की तुलना में लो पॉलिटिक्स को प्राथमिकता दे रहा है। हाई पॉलिटिक्स है क्या, ये हाई पॉलिटिक्स का मतलब है कि राजनीति और नैतिक गतिविधियां इसमें शामिल जो है, राजनीतिक और नैतिक गतिविधियां इसमें शामिल होती है हाई पॉलिटिक्स में। लेकिन लो पॉलिटिक्स की बात करें तो इसमें आर्थिक और अन्य गतिविधियां, इस तरह की सहयोगात्मक गतिविधियां होती है। राजनीति की बात कम की जाती है, ना के बराबर की जाती है। इस लो पॉलिटिक्स से क्या होता है, अंतर्निर्भरता इसमें पैदा होती है। इसी क्रम में आगे चलें, इसी के साथ ही जुड़ा हुआ है प्रकारवादी सिद्धांत, ऊपर वाले सिद्धांत से ही जुड़ा है, अंतर्निर्भरता से। इसके प्रतिपादक हैं डेविड मेट्रिनी और इनकी किताब का नाम है वर्किंग पीस सिस्टम। एक्चुअली जैसे अभी अंतर्निर्भरता के क्षेत्र में आर्थिक क्षेत्र की हम बात कर रहे थे, इसमें क्या होता है, ये प्रकारवाद के तहत डेविड मेट्रिनी जो महत्व देते हैं, बोलते हैं तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र का महत्व देते हैं। बोलते हैं देखो, अगर राजनीति के क्षेत्र में आप डायरेक्ट जाओगे, परस्पर सहयोग की बात करोगे तो लोगों के अंदर संदेह होगा, ठीक है, डिप्लोमेसी डेवलप होने में टाइम लगता है। लेकिन जब किसी देश का आप आर्थिक सहयोग करते हो, वैज्ञानिक सहयोग करते हो और एक दूसरे के साथ लेन देन जारी रखते हो, तो उससे सहयोग बढ़ता है और इससे रिश्ते सुधरते हैं और अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव पड़ता है। इस जो एक क्षेत्र में सहयोग करने से दूसरे सहयोग में जो क्षेत्र बढ़ता है, इसको इन्होंने स्पिल ओवर इफेक्ट कहा। क्या बोला, स्पिल ओवर इफेक्ट, ठीक है। मतलब कि एक क्षेत्र में काम करने से दूसरे क्षेत्र में, जैसे कि आप किसी से मिलिए, आपने किसी को डिनर पे बुलाया और उसको खाना खिलाने के बाद जो है आपको जरूरत है, गाड़ी से कहीं जाना है जल्दी और वो बाइक से कहीं जा रहा है, तो आपको बैठा के जरूर ले जाएगा, ऐसा कोशिश करेगा, ठीक है। फिर वो आपसे बाइक से ले आएगा तो आप भी सोचेंगे उसके लिए कुछ ना कुछ, अगर वो कहीं नीड में लगता है और आपका बहुत नुकसान नहीं हो रहा है सामान्य जान पहचान में, तो आप भी उसकी मदद करने चाहेंगे। लेकिन डायरेक्ट किसी से बोलेंगे कि भाई ले मेरी गाड़ी और मैं आपको छोड़ ले जाओ बिना जान पहचान के या बिना किसी कारण के, तो लगेगा कि इसके पीछे कोई सातिर कारण हो सकता है। तो इस प्रकार से स्पिल ओवर इफेक्ट, एक क्षेत्र में सहयोग करने से दूसरे क्षेत्र में बढ़ावा मिलता है। तीसरा आपका इसी में देखें तो ये, लेकिन हाँ ये चीज इसी में है, सॉरी, कि स्पिल ओवर इफेक्ट के लिए क्या है, यह आवश्यक है कि शासन कैसा होना चाहिए, शासन लोकतांत्रिक शासन होना चाहिए। स्पिल ओवर इफेक्ट, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, कोई अदर प्रकार की व्यवस्था है, तो वहां पे ये इतना इफेक्ट काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तो प्रकारवाद है, उसी के तहत जो हम लोग गणतांत्रिक उदारवाद पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे देखिए, इसी में 9 प्रकारवाद आता है। 9 प्रकारवाद का विचार किसने दिया, अर्नेस्ट बी हास ने दिया और इनकी किताब है यूनाइटिंग ऑफ यूरोप। क्या किताब का नाम है, यूनाइटिंग ऑफ यूरोप। इसमें इन्होंने बोला कि देखो, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो आप विभाजन कर रहे हो ना, कि आर्थिक क्षेत्र में क्या होता है कि सहयोग बढ़ता है, राजनीतिक क्षेत्र में संदेह होता है, तो बोलते हैं देखो इस तरह से एकदम एक जैसे लाइन आप खींच रहे हो ना, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र बोलो और आर्थिक क्षेत्र बोलो तो ऐसा अलग कर पाना थोड़ा सा कठिन होगा। हाँ ये बात अलग, इससे भी फायदा होता है बोलते हैं, लेकिन इस हिसाब से शांतिपूर्ण अगर विश्व का निर्माण करना है ना, तो राज्यों का परस्पर सहयोग होना आवश्यक है। सिर्फ एक स्पष्ट लाइन खींच के इस प्रकार से आप अपने विचार को नहीं रख सकते, ठीक है। अब अगला हम लोग इसी में पढ़ेंगे संस्थात्मक उदारवाद। देखिए यहाँ पे जो तीसरा ये वाला है संस्थात्मक उदारवाद, या उदार से संबंधित है आदर्शवाद के तहत, इनका मानना है कि देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ना संस्थाओं का बड़ा महत्व होता है। संस्थाओं का महत्व से तात्पर्य है कि संस्थाओं के द्वारा विश्व शांति स्थापित हो सकती है, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल लें EU और WTO की, यूरोपियन यूनियन भी सहयोग के माध्यम से काफी अच्छा काम कर रहा है। WTO भी विश्व के व्यापार को जो है पूरी तरह से एक सही दिशा निर्देश में चीजों को, सारे देशों को एक मंच के तहत लाकर विश्व के जो नियम हैं और बहुत से विवादों को समाप्त कर सकता है और आपसी सहयोग की सहमति के माध्यम से विश्व शांति स्थापित करने में प्रयास कर सकता है। इसी प्रकार से UN को ले लीजिए, ठीक है, UNO को ले लीजिए और बहुत सी संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इस तरह से काम करती हैं। तो संस्थाओं का महत्व, ये संस्थात्मक उदारवाद इसको स्वीकार करता है। इसी में एक बहुत फेमस नाम है जॉन मर्साइमर, ये जो यथार्थवादी विचारक हैं, इनका भी मानना है कि अगर संस्थाकरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बढ़िया से है, उच्च स्तर का है, तो वो भी वैश्विक स्तर पर व्याप्त अराजकता को जो है एकदम न्यूनतम कर सकता है, समाप्त तो नहीं कर पाएगा। तो इनकी बात भी सही है, ठीक है। इनकी एक किताब जो है, यहाँ पे किताब महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा मैं बता ही देता हूं।